नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस संदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है उनकी बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। ये टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों। मौलिक अधिकार अपने टॉपिक का नाम रहेगा। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लेख है। अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद 12 के बारे में बातचीत कर लेते। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 इसमें क्या दे रखी है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। और राज्य की परिभाषा में 3 बातें बताई गई है। एक तो संघ सरकार व संसद, दूसरा राज्य सरकार व विधानमंडल, और तीसरा है स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है, ये 3 बातें इसमें दे रखी है। राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में इसमें विद्यार्थियों 3 बातें बता रखी है। इसमें कितनी है, 3 बातें। 3 बातें इसमें एक तो बता रखी है संघ सरकारी व संसद, और एक है राज्य सरकारी व विधान मंडल, ये बात होती है। और तीसरी है स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। ये 3 बातें बताई गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। अनुच्छेद 13 विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें अनुच्छेद 13 में भी कई पार्ट है, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले अनुच्छेद 13(1), और 1 में क्या कहा गया उसकी बात करेंगे कि संविधान निर्माण से पूर्व की कोई विधि है, और अगर वह विधि मौलिक अधिकारों को क्या करती है, सीमित करती है, तो ऐसी विधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या ऐसी विधि को शून्य मान लिया जाएगा। और इस प्रकार के सिद्धांत का नाम दिया गया है आच्छादन का सिद्धांत, या ग्रहण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 13(1) ये क्या कहता है कि संविधान निर्माण से पूर्व की कोई विधि, संविधान निर्माण से पूर्व की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, मौलिक अधिकारों को क्या करती है विद्यार्थियों, सीमित करती है, तो ऐसी विधि क्या हो जाएगी, शून्य
हो जाएगी और मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। ऐसी विधि शून्य हो जाएगी और मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे। तो ऐसी विधि जो संविधान निर्माण से पूर्व की बनी हुई है और मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, तो ऐसी विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और शून्य होने को ही क्या कहा गया है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत के नाम से ये जानी जाती। आच्छादन या ग्रहण के सिद्धांत के नाम से ये विधि जानी जाती। संविधान निर्माण से पूर्व की कोई मान लीजिए विधि है और वो किसको सीमित कर रही है? मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है। तो वो ऐसी विधि आर्टिकल 301 के अनुसार क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और शून्य होना या समाप्त होने को क्या कहा गया है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहा गया है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। यह है आर्टिकल 300, यह है आर्टिकल 13(1) में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 13(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 13(2) ये क्या कहता है विद्यार्थियों? इसमें बताया गया है कि संविधान निर्माण के बाद की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को क्या करती है? सीमित करती है। तो या तो ऐसी विधि को शून्य कर दिया जाएगा या शून्य न करके ज़्यादातर जो परिस्थितियां बनती है उसमें क्या है कि ऐसी धाराओं को हटा दिया जाता है जिनमें संविधान जिनमें मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात कही गई है। यानी उसमें और इसमें वो तो है संविधान लागू होने से पूर्व की विधि है तो वो तो शून्य हो जाएगी, जबकि संविधान लागू होने के बाद की कोई विधि है और वो मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है? सीमित कर रही है। तो उस विधि में जो मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली धाराएं हैं उन धाराओं को समाप्त कर दी जाती है या हटा दी जाती है और ऐसे सिद्धांत का नाम दिया जाता है पृथक्करण का सिद्धांत। क्या नाम दिया जाता है? पृथक्करण का सिद्धांत नाम दिया जाता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इसमें क्या कहा गया है। संविधान निर्माण से पूर्व, संविधान निर्माण के बाद, ऐसे संविधान निर्माण के बाद की ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, ऐसी विधि या तो शून्य हो जाएगी या
उस विधि में जो धाराएं मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली है, उन धाराओं को हटा दिया जाता है। उन्हें धाराओं को हटा दिया जाता है। उन धाराओं को हटा दिया जाता है, और इन धाराओं को हटाना क्या कहलाता है? ये सिद्धांत है पृथक्करण का सिद्धांत। देखो इसमें क्या बात कही गई है। आर्टिकल 13(1) में तो कहा गया है कि संविधान निर्माण से पूर्व की विधि है जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। ऐसी विधि आर्टिकल 13(1) के अनुसार क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और शून्य होने को यहाँ क्या कहा गया है? आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। दूसरी आर्टिकल 13(2) में कहा गया है कि संविधान निर्माण के बाद की कोई विधि जो मौलिक अधिकारों को क्या करती है? सीमित करती है। मौलिक अधिकारों को क्या करती है? सीमित करती है। तो या तो ऐसी विधि शून्य हो जाएगी, या ज़्यादातर कंडीशन में देखें तो ऐसी जो विधि होती है उसमें मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली जो धाराएं होती है उन धाराओं को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। उन धाराओं को समाप्त करना ही क्या, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं अब इसमें अपन बात करने वाले हैं कि इसमें आर्टिकल 13(3) की बात करेंगे। अनुच्छेद 13(3). अब इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थियों? इसमें दे रखी है विधि की परिभाषा। क्या दे रखी है? विधि के परिभाषा। इसमें विधि की परिभाषा दे रखी है कि विधि की या कानून की परिभाषा में क्या क्या आता है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। अब देखो विधि या कानून की परिभाषा में विद्यार्थियों क्या क्या आता है, उसके अगर अपन बात करें तो उसमें आता है, एक तो आता है संसद व विधान मंडल द्वारा बनाया गया कानून। वो किसकी परिभाषा में आता है? विधि की परिभाषा में आते हैं। या तो जैसे केंद्र में देखें तो संसद और राज्य में देखें तो विधानमंडल, ये कानून बनाने का कार्य करते हैं। और इसमें जो संसद व विधानमंडल में जो कानून बनाए जाते हैं वो विधि की परिभाषा में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों एक आता है राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा जारी अध्यादेश अध्यादेश को अस्थायी कानून भी कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल जो मान लीजिए संसद या विधानसभा की
बैठक नहीं चल रही हो, उस समय अचानक कोई आकस्मिक एक कानून बनाना होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, वो कानून बनाता कौन है, राज्य में तो राज्यपाल, और देश में कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। उसे अध्यादेश कहते हैं। इस अध्यादेश को कुछ समय बाद यदि संसदीय या विधानसभा में मंजूरी मिल जाती है तो ये फिर कानून बन जाता है। तीसरा है किसी प्रकार का नियम या विनियम नियम या आदेश या अधिसूचना ये सब किसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों, विधि की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसी कोई फर्ता जो विधि को क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। ऐसी कोई फर्ता जो विधि को क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है, वो भी विधि की परिभाषा में आती है। ऐसी कोई फर्ता जो विधि को प्रभावी बनाती है। ऐसी कोई फर्ता जो विधि को क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो कानून में अलग है और समाज उन्हें मान्यता नहीं देता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कानून में मान्यता नहीं है, फिर भी समाज उसे क्या देता है, मान्यता प्रदान करते हैं। मान लीजिए लड़के लड़की के विवाह की आयु 21 वर्ष दे रखी है। अब अपन समाज के लोग 18 वर्ष के लड़के लड़कियों का भी विवाह कर देते हैं, 25 साल के लड़के लड़कियों का विवाह भी कर देते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें कि भाई कोई ऐसी प्रथा जो विधि को प्रभावी बनाती है, अब इसमें इस प्रकार का जैसे अंतरजातीय विवाह, तो अपना समाज, जबकि कानून क्या कहता है कि लड़का और लड़की की यदि सहमति है तो वो दोनों आपस में विवाह कर सकते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार की बाधा या रोके नहीं लगाई जा सकती, जबकि अपना समाज ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो विधि में क्या है, तो कुछ ऐसी प्रथाएं हैं समाज की जो कानून को भी क्या बनाती है, प्रभावी बनाती है। तो ये सब किसमें आती है, विधि की परिभाषा में शामिल है। अब विद्यार्थियों, विधि की परिभाषा से संबंधित कुछ वाद है सुप्रीम कोर्ट की। ये विधि की परिभाषा से संबंधित है कि भाई विधि की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, या इसमें किस प्रकार का मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अलग अलग स्थानों के क्या है, वाद दिए गए हैं इसमें। तो इससे संबंधित जो वाद हैं उसकी बात करेंगे। विधि की परिभाषा से संबंधित वाद, एक वाद आता है विद्यार्थियों, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ वाद, और यह आता है 1951 में। यह कब आता है विद्यार्थियों, 1951 में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ये वाद आता है सुप्रीम कोर्ट में कब, 1951 में। दूसरा एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थानी राज्यवाद, और ये है 1965 का। विद्यार्थियों, इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने, इन दोनों फैसलों में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। वो विधि की परिभाषा में शामिल है या नहीं है, इस बात पर ही विचार हो रहा है। तो इसमें क्या
क्या कहा गया है? दोनों वादों में, दोनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ये बात कही थी। क्या कही थी? शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघवाद और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, दोनों वादों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं, मिले नहीं। क्या कहा गया विद्यार्थियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसलिए संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, दो वाद थे, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघवाद और दूसरा था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद। शंकरी प्रसाद वाला वाद है 1951 और राजस्थान राज्य जो वाद है वो है 1965। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में क्या नहीं है, शामिल नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद अगला जो वाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। अगला कौन सा वाद आता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। तो ये है 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में सम्मिलित है, इसलिए संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जस्ट दो वाद थे ना, शंकरी प्रसाद और एक था सज्जन सिंह वाद, इन दोनों के विरुद्ध अपोजिट है कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान संशोधन की, भाई संविधान संशोधन की बात क्यों हो रही है? बात अपन यहां यही चाह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है।
तो परिवर्तन करना है तो संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करेंगे यदि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में है, तो परिभाषा में है तो मूल ढांचा हो गया, मूल ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब मूल ढांचे में यदि विधि की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, तब उसमें क्या किया जा सकता है? संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यही बात है, ये उसके विपरीत है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में यह कह रहा है शामिल है, इसलिए विधि की परिभाषा में शामिल है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस वाद में देखो विद्यार्थियों क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में क्या है? शामिल। अब विधि की परिभाषा में शामिल है तो इसमें मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 कि जो अपन बात करें संविधान संशोधन, वो विधि की परिभाषा में क्या है? शामिल है तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 13(4). कौन सा आता है? अनुच्छेद 13(4). सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का बनता है कि कौन से संविधान संशोधन एवं कब जोड़ा गया? तो विद्यार्थियों ये अनुच्छेद 13(4) है, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये जोड़ा गया और इसमें भी यही बात कही गई। इसमें बताया गया कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किसमें शामिल नहीं है? विधि की परिभाषा में शामिल नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में क्या नहीं है? शामिल नहीं है तो मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अपन ने पहले वाला फैसला पढ़ा था ना, कौन सा? शंकरी प्रसाद और एक सज्जन सिंह वाद, उनमें जो फैसला था वही इस 24वां संविधान संशोधन 71 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विधि की परिभाषा में नहीं आती। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की
प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात कही गई थी। विद्यार्थियों, इसमें अगर अपन आगे बात करें तो अनुच्छेद 13(4) में भी एक वाद था, उसकी बात करेंगे, और वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, और इसमें हाई कोर्ट का फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 में। सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था? फैसला। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना गया है कि जो 24वां संविधान संशोधन हुआ है वो सही है, संवैधानिक है, और इस प्रकार के ही फैसले होने चाहिए कि मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात कही थी। परंतु परिवर्तन तो कर दो आप मौलिक अधिकारों में, परंतु संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए या प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये बात कही थी। ऐसे प्रस्तावना में भी ये वाद था। देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, ये किसी एक बात को लेकर नहीं था, खूब सारे मुद्दे थे इसमें। हम बार बार प्रस्तावना में भी अपन ने पढ़ा था, मौलिक अधिकारों में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बहुत सारे मामले थे इसमें, और सब मामलों में कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो अपन उसी टॉपिक के साथ ही पढ़ रहे हैं। जैसे प्रस्तावना में भी पढ़ा था, प्रस्तावना में भी पढ़ा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, ठीक है। ये एक केरल का मठ था, वहाँ का महंत था केशवानंद। उसने जो कुछ भी नागरिक हितों से के विरुद्ध मामले थे उनकी अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी जांच के लिए इसके मुद्दे बहुत सारे थे, और इसमें कई मुद्दे होने के कारण अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, यानी वैसे देखे तो संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश होते हैं, 5 न्यायाधीश फैसला सुना देते हैं, ठीक है। परंतु इसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। समझ पाए मेरी बात? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। अब जैसे अपन ने राजस्थान वाला पढ़ा था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, तो ये सज्जन सिंह व्यक्ति का नाम है, इसने याचिका दायर की थी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब एक पढ़ा था अपन ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, तो ये भी एक व्यक्ति का नाम था। इन्होंने जो कुछ भी संविधान के विरुद्ध लगा, उनके विरुद्ध क्या लगाई? याचिकाएं लगाई अपनी, और उनमें कोर्ट के डिसीजन आए। फिर समझ पाए मेरी बात? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद 24 अप्रैल 1973। इसके अगर अपन बात करें तो इसने क्या किया? इसने किया 24वां
संविधाने संशोधने 24वें संविधान संशोधने को संवैधानिक बताया। 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक बताया और कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। कहा कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी ये विद्यार्थियों किससे? आर्टिकल 24 आर्टिकल 13(4) से आर्टिकल 13(4) से संबंधित ये जानकारी है। आर्टिकल 13(4) में 24वां संविधान संशोधन 1971 होता है और उसमें कहा जाता है कि ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, इसलिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी बात को ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने क्या कहा कि ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये क्या है? संवैधानिक है, यानी संविधान में ऐसा उल्लेख है और ये सही है कि मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे विद्यार्थियों मौलिक अधिकार। एक एक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक। ठीक है, बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार की अगर अपन बात करना चाहिए तो आपको मैंने अनुच्छेद बताया था 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए थे। अनुच्छेद 12 और 13 आपने पढ़ लिया और अगला अब एक एक पढ़ेंगे। एक आएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार और विद्यार्थियों ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार दे रखा है। और वैसे अगर आपसे कि समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या पूछ ले तो कितनी होगी? 4 होगी कि 5 होगी? काउंट करो, देखिए 14, 15, 16, 17, 18 कितनी होगी संख्या? 5 होगी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समानता से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 5। ठीक है, ये याद रखना। अब समानता में भी विद्यार्थियों अलग अलग आर्टिकल अपन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम कानूनी समानता। कौन सी समानता पढ़ेंगे? कानूनी समानता। कानूनी समानता। अब कानूनी समानता का आपसे आर्टिकल पूछे तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 14 में। इसमें विद्यार्थियों अनुच्छेद
कानूनी समानता। ठीक है, और कानूनी समानता की अगर अपन बात करें, समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं और इसमें बात करें सबसे पहले कानूनी समानता की। और कानूनी समानता की बात करें, इसमें आर्टिकल कौन से में, 14 में दिया हुआ है। कौन से में दिया हुआ है? 14। कानूनी समानता भी विद्यार्थियों दो प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है? दो प्रकार की बताई गई है। कानूनी समानता के भी दो प्रकार हैं, जिसमें एक बताई गई है विधि के समक्ष समता। एक तो कानूनी समानता भी दो प्रकार की बताई गई है, विधि के समक्ष समता, और दूसरी जो बताई गई है वो है विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों अलग अलग है, एक शब्द नहीं है, दोनों अलग अलग तो देशों से ग्रहण किए गए हैं और दोनों ही क्या है, अलग अलग ही है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, कहां से क्या लिए गए। कानूनी समानता आर्टिकल 14, कानूनी समानता दो प्रकार की बताई गई है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरी है विधियों का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता, ये जो व्यवस्था ली गई है विद्यार्थियों, ये इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। और विधियों का समान संरक्षण, ये जो व्यवस्था की बात करें तो ये अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से। तो एक तो आप याद रखना, ये दोनों शब्द सेम न होकर अलग अलग ही तो इनकी डेफिनेशन रहेगी, अलग अलग देशों से लिया गया है, और इन दोनों की प्रकृति भी क्या रहेगी? अलग अलग ही रहेगी। विधि के समक्ष समानता से अगर विद्यार्थियों हम तात्पर्य देखें तो कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव। क्या परिभाषा होगी इसकी? कानून के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं किया जा सकता है? भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये विधि के समक्ष समता से तात्पर्य रहा कि कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि कानून के सामने सभी समान हैं। परंतु ये जो परिभाषा है ये पूरे ढंग से सटीक नहीं बैठ पाई है। इसमें क्या है? कानून के यानी अपने इसमें कहा गया है कि कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव। परंतु अपने यहाँ स्थितियाँ क्या बनती है? जैसे पुरुष है, महिलाएं, इनको सबको अलग अलग सिस्टम है। जैसे मान लिया भर्तियों में आरक्षण देना है, महिलाओं को अलग आरक्षण है, पुरुषों को अलग है। अब कानून का मतलब तो
यानी सबको एक समान ही होना चाहिए ना, यानी कानून के आधार पर भेदभाव। अब पुरुष ये कहने लग जाए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी मेरिट तो क्या जा रही है ज्यादा, और महिलाओं की मेरिट क्या जा रही है कम। तो ये परिभाषा सही ढंग से सटीक नहीं बैठ पाई। यानी अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए अलग प्रावधान है। अब होते तो वही पुरुष और स्त्री है, परंतु इनमें क्या दे रखे हैं, सबके लिए अलग अलग प्रावधान है। समझ पाए मेरी बात? तो कानून के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब है सबके लिए एक समान कानून लागू है। परंतु इसमें कुछ अपवाद हैं, जिनमें जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनके कुछ विशेषाधिकार है, तो उनमें अलग है आर्टिकल के तहत, उनमें और अपन में क्या है, समानता नहीं है विधि के समक्ष। मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति है, अपने पद पर है, और उसी ने कहीं लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो न तो न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई केस दर्ज होगा, थाने में भी केस दर्ज नहीं होगा, न उसे पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता, न उसे पूछताछ की जाती। पद पर है तो, जबकि अपन कोई से भी पद पर हो, अपन ने गलती की तो अपन गिरफ्तार भी कर लेंगे और अपने मुकदमा भी लगा देंगे और अपन उसको जेल में भी डाल देंगे। जबकि ये लोग पद पर रहते हैं, उस समय पद से हटने के बाद इनकी जांच की जा सकती है, कोई भी मुद्दा है। परंतु पद पर है उतने दिन, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी के थप्पड़ मार दी, तो केस तो दर्ज होना चाहिए ना, नहीं होगा, क्योंकि कार्यकाल के दौरान फौजदारी मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते। फौजदारी होती है लड़ाई दंगे से संबंधित मामले। समझ पाए मेरी बात? तो ये मामला है। अब एक बात बताइए मेरे को, ये जो अपन ने विधि के समक्ष समानता पढ़ी है, ये व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, और कानून के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो इस कानून की जो प्रकृति कैसी होती है, कानून की प्रकृति रही नहीं आ रहा है तो नकारात्मक होगी। कानून की प्रकृति कैसी होनी है, नकारात्मक। कि मान लीजिए कोई भी गेम्स वगैरह होते हैं, सेना भर्ती होती है, तो पुरुषों के लिए अलग दौड़ व्यवस्था होती है और महिलाओं के लिए अलग होती है। ऐसे थोड़ी है कि पुरुष महिला को एक साथ ही दौड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, ये परिभाषा वैसे कोई सटीक नहीं बैठ रही। महिलाओं की दौड़ अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। समझ गए? हाँ। अब देखो विधि का, तभी तो ये आया फिर विधि का सम्मान संरक्षण, यानी विधि का यानी सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करना, यानी पुरुष के साथ पुरुषों जैसा व्यवहार करना, क्योंकि पुरुषों को एक समान अधिकार है, महिलाओं को एक समान अधिकार है, बच्चों को एक समान अधिकार है। ऐसे नहीं है कि ये भी पुरुष हैं और वो भी पुरुष है, दोनों के साथ भेदभाव कर दिए, ऐसा नहीं है। यानी सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करना, यानी स्त्री है तो सभी स्त्रियों के साथ, एक स्त्री के साथ जैसा कानून है वो सभी स्त्रियों के साथ वैसा ही लागू होना चाहिए। एक पुरुष के साथ लागू है तो वैसा ही सभी पुरुषों के साथ होना चाहिए। ठीक है? चाहे वो आरक्षण अलग है, फिर आरक्षण में भी तो स्त्री पुरुष तो होते ही हैं। तो विधियों का सम्मान संरक्षण से तात्पर्य है कि सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करना, सम्मान के साथ समान के साथ ही समान व्यवहार करना, समान के साथ समान व्यवहार करना, यानी पुरुष है तो सभी पुरुषों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए कानून के समक्ष, महिलाएं हैं तो उनके साथ एक समान होना चाहिए, ये बात कही। तो यहाँ समानता की बात आ गई पुरुष और महिलाओं के साथ। ठीक है?
सम्मान के साथ सम्मान व्यवहार करना, तो ये सकारात्मक हुआ या नकारात्मक? ये तो नकारात्मक हो गया। मान लीजिए स्त्रियों को अलग सिस्टम दे रखा है, सरकारी नौकरियों में अलग आरक्षण है, पुरुषों को अलग है, तो ऐसे थोड़ी है कि सबको एक मिक्स कर दे, ऐसा संभव है नहीं है। क्योंकि अपन ये कहते हैं कि कानून सबके लिए एक समान है, एक समान है नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के लिए। जैसे मान लीजिए पुरुष जाति है, पुरुष वर्ग है, उनके लिए अलग कानून है, महिलाओं के अलग है, दलितों के लिए अलग है, सारा सिस्टम अलग अलग है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है दलित है, ठीक है, पिछड़े वर्ग से हैं, तो उसके लिए जो कानून लागू होगा वो सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लागू होगा, ऐसे नहीं कि एक के साथ कर दें, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति है, किसके, विधियों का समान संरक्षण की प्रकृति कैसी है विद्यार्थियों? इसकी प्रकृति है सकारात्मक। इसकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। और इससे आगे अगर अपन बात करें तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समक्ष, विधि के समक्ष समता, ये कौन से देश से ग्रहण की गई है? और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। जबकि विधियों का समान संरक्षण की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। उसमें क्या है? सम्मान के साथ समान व्यवहार करना, ये बात कही गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, इसमें जो ये पहले पढ़ा था ना, विधि के समक्ष समता, इसके अपवाद है। अपन कहते हैं ना कानून सबके लिए एक समान है पूरे देश में, तो कुछ मामले हैं, आर्टिकल हैं जिनमें कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे अनुच्छेद, इसमें अपवाद लिख लेना है, ऐसे अपवाद, कुछ अपवाद है, और अपवाद में अनुच्छेद 361, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार। क्या दे रखे हैं? राष्ट्रपति व राज्यपाल के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार की बात करें तो कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता इनके विरुद्ध। कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल या पद पर रहते हुए एक ही बात, कार्यकाल के दौरान फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। फौजदारी से तात्पर्य लड़ाई दंगे से संबंधित मामले। दूसरा एक होता है दीवानी मामला। अब दीवानी मामले में क्या होता है? भूमि से संबंधित विवाद है या परिवार से संबंधित जो विवाद है वो आता है दीवानी मामलों में। ऐसा विवाद हो गया तो 2 महीने पहले, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल को लेटर जारी किया जाता है। 2 महीने पहले लेटर जारी करके फिर इनसे पूछताछ या दीवानी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। परंतु फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, जितने दिन पद पर रहेगा उतने दिन राज्यपाल। परंतु दीवानी मामला 2 महीने पूर्व लेटर जारी करके अगले को सूचित करके
फिर पूछताछ की जा सकती है दीवानी मामले में। मान लीजिए पारिवारिक जमीन को लेकर झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, ऐसे तो ये मामला है राष्ट्रपति, तो न तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता, नहीं ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता। और गिरफ्तारी वारंट, मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा तो गिरफ्तार कहां से करेंगे, और गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, न ही पूछताछ की जा सकती। कोई भी गलत कार्य कर भी दिया तो पूछताछ भी नहीं हो सकती। नहीं ही गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, न पूछताछ की जाती है और न ही क्या की जाती है, पूछताछ की जाती है। अगला अपवाद है आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105। और 105 में क्या कहा गया है कि संसद का सदस्य एवं महान्यायवादी के विशेषाधिकार दिए गए। संसद के सदस्य एवं महान्यायवादी, संसद के सदस्य एवं महान्यायवादी के विशेषाधिकार, महान्यायवादी के विशेषाधिकार। एक आता है आर्टिकल 194, अनुच्छेद 194। इसके तहत अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें विधानमंडल के सदस्य एवं राज्य में महाधिवक्ता होता है या महान्यायवादी होता है? केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। ध्यान रखना, राज्य में विधानमंडल। और विधानमंडल के ही दो भाग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। कई राज्यों में एक ही विधानसभा ही, जैसे राजस्थान विधानसभा ही। विधानमंडल की मांग कर रहा है राजस्थान बार बार। तो 194 में क्या है, विधान मंडल के सदस्य एवं महाधिवक्ता, विधानमंडल के सदस्य एवं महाधिवक्ता के विशेषाधिकार, महाधिवक्ता के विशेषाधिकार दे रखे। अब एक आर्टिकल आता है 361 कै, अनुच्छेद 361 कै। ये क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और मान लीजिए मीडिया वालों ने उस कार्यवाही को क्या कर रखी है, विधानसभा से लाइव कर रखी है। अब मान लीजिए कोई भी विधायक, या जैसे विधानसभा में विधायक और लोकसभा में सांसद, किसी भी बात को लेकर किसी सदस्य के बारे में कोई गलत बयान दे भी दिया, आपस में झगड़े भी कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं है कि बाहर निकलकर उस पर FIR दर्ज करवा दी। नहीं, पहले बात तो पुलिस अपनी वर्दी में लोकसभा और विधानसभा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। वहां के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो विधानसभा के कर्मचारियों की ड्रेस में होते हैं।
पुलिस के कर्मचारी भी विधानसभा के कर्मचारियों की ड्रेस में होते हैं। पुलिस अपनी वर्दी में लोकसभा और विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकती कभी भी। ऐसे नहीं है कि विधायक आपस में विधानसभा में लड़ाई हो गई और पुलिस अपनी वर्दी में जाके उनको दूर दूर हटा रही है, ऐसा कतई संभव नहीं है। 30 या 40 सिविल में होते हैं, वो विधानसभा के कर्मचारियों की ड्रेस अलग ही होती है, व्हाइट कलर की सी ड्रेस होती है। और यदि वो होते पुलिस वाले ही है, परंतु वो स्पेशल पुलिस वाले होते हैं, और आपस में मान लीजिए विधायकों ने एक दूसरे पे बयान दिया तो लड़ाई हो जाती है आपस में, तो उनको अलग अलग करने का काम ये कौन करते हैं? वो कर्मचारी करते हैं, जो विधानसभा के या लोकसभा के कर्मचारी होते हैं उसी ड्रेस में। ऐसे नहीं है कि बाहर से पुलिस जाब्ता बुलाया और आपस में अलग अलग किए दो गुटों को, ऐसा नहीं। आपस में विधानसभा में देखो आजकल तो अलग अलग व्यवस्था हो गई है, सीट फिक्स हो गई है। और ऐसे नहीं है, पहले क्या थी, कुर्सियां रहती थी, तो एक दूसरे के बारे में बोलते थे और किसी को गुस्सा आता था तो कुर्सी को फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए। तो पहले भी व्यवस्था ही थी, उन कुर्सियों को सांकल वगैरह से बंधी हुई रहती थी कि कोई मान्य सदस्य आपस में एक दूसरे से विवाद करके कुर्सी की न दे डाले एक दूसरे की, तो वो कुर्सियां भी जंजीरों से बंधी हुई रहती थी, सांकल वगैरह से। और आजकल भी ऐसा है, कई लोग माइक की फेंक कर ही दे लेते हैं। समझ गए मेरी बात? क्योंकि कोई व्यक्ति झूठ बोले जाए किसी के बर्दाश्त से बाहर हो जाए। मान लीजिए जिसने कोई गलती की नहीं और गलतियों का अगले ने फाड़ खड़ा कर दिया, तो फिर गुस्सा तो स्वाभाविक है आएगा, तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। कई बार तो वाक युद्ध होता है, कई बार एक दूसरे के पास बक्के वैसे ही चले जाते हैं कि तेरे को मैं बताऊं। ऐसे करने के लिए एक स्पेशल फोर्स ही रहती है विधानसभा और लोकसभा में। सिविल में होती है, विधानसभा इनके कर्मचारियों की ड्रेस सफेद कलर की होती है। ज्यादा मामला बढ़ जाता है तो ये इनको अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव चल रही है किसी मीडिया पे और अंदर का मामला कोई हो गई, आपस में मान हानि कर दी या एक दूसरे के मान लीजिए हाथापाई हो गई, तो ये नहीं है कि विधानसभा से बाहर निकलते ही थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा दी, ऐसा कतई स्वीकार नहीं। हाँ, सार्वजनिक मंचों पे भाषण देते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, तो उसमें आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया तो। वहां तो विधानसभा और लोकसभा में तो स्पीकर होता है और स्पीकर ही कहता है कि माननीय सदस्य अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऐसी बातें विधानसभा में या लोकसभा में नहीं बोली जाती है। बार बार कहता है कौन? स्पीकर समझाने की कोशिश करता है। ऐसे नहीं है कि विधानसभा में एक दूसरे ने एक दूसरे को गालियां दे दी और वो बाहर आते ही एफआईआर दर्ज करवा दी, कोई मान्य नहीं हुई, क्योंकि अगला कहेगा कि देखो मीडिया ने चला रखा है, मेरे साथ इसने ऐसा किया है। परंतु ये कुछ सीमाएं होती है जिनमें इस प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं होती। आपस में चलते ही हैं, पक्ष विपक्ष में हर प्रकार के, ठीक है, झूठ पे झूठे चलती है। परंतु ये नहीं है कि मैं ईमानदार हूं और मेरी छवि को आपने धूमिल कर दिया, पूरी विधानसभा में पूरी दुनिया देख रही थी, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा, वो एफआईआर लॉन्च से नहीं होगी। ये बात की गई कहाँ? आर्टिकल 361 क में क्या कहा गया है? यदि कोई भी मीडिया लोकसभा व विधान सभा के कार्यवाही को प्रसारित कर रहा है, तो आपस में कोई विवाद हो गया, आपस में
कोई विवाद हो गया तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। यानी स्पीकर उसे सदन से बाहर जाने के लिए कह देता है, कुछ समय के लिए कार्यवाही रोक देता है, या 2 दिन तक सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। ऐसा ही होता है। यह नहीं है कि आपस में झगड़े हो गए हो अल्लाह क्या पुलिस वाले आए पकड़ कर ले गई, ऐसा कहते ही संभव है नहीं है। और विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।